वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी का और बेहतर और अंतिम रूप दे रहे होंगे। युक्ति आईएएस पर जो 67 बीपीएससी के संदर्भ में जो सीरीज चलाई जा रही है उससे करंट अफेयर्स का टेस्ट लास्ट डे हुआ था, उसी पर आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन से करंट अफेयर्स किससे संबंधित प्रश्न आए थे। आज के सीरीज में जो 67 बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज हुआ था, जो जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के सारे करंट को कवर कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट जनवरी से आप लोगों को और अप्रैल तक का जो करंट होगा वो जो भी फुल टेस्ट है उसमें कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग निश्चित होकर तैयारी कीजिए और सभी पर सेगमेंट देखिए। जनवरी से मार्च तक के जो करंट अफेयर्स थे कुल 30 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और नंबरिंग जिसका 1 से 30 था। फिर अप्रैल आपको नेक्स्ट अप्रैल से जून 2021 में भी 30 प्रश्न थे और जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर में 40 प्रश्न थे, क्योंकि इस सेगमेंट में प्रश्न आपको अधिक देखने को मिलेंगे। जनवरी जो 2022 है उसमें आपको 10 प्रश्न हैं। इसी प्रकार से अगले जो करंट अफेयर्स जनवरी से आपको जो अप्रैल तक का होगा उसमें भी आपको जो फुल टेस्ट है उसमें सभी को शामिल कर लिया जाए। तो आज हम उस पर बात करेंगे, 30 क्वेश्चन का आज बात करेंगे। देखते हैं वीडियो ना लंबा हो, उसके लिए आप लोग को कम से कम सेगमेंट में लाया जाता है। तो इससे पहले हम लोग से जुड़ने से पहले देखिए हमारे पास क्या है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले देखिए हमारे पास यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस के सारे पीटी और मेंस के शेड्यूल चलाए जा रहे। टेस्ट अवेलेबल हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में। तो जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर व्यूअर हैं चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। इसके अतिरिक्त आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पीटी मेंस के टेस्ट शेड्यूल के अतिरिक्त आप लोगों को ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, एयरफोर्स के बूस्टर के नाम से भी टेस्ट शेड्यूल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज 399 में 2000 टेस्ट सीरीज का आप लोगों को पैकेज दिया जा रहा है। अगर सेगमेंट अलग अलग लेते हैं तो उसका अलग अलग प्राइस है, जिसका न्यूनतम फी रखा गया 199। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कितने कम दरों पर आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के टेस्ट शेड्यूल होंगे, उसके साथ विथ एक्सप्लेनेशन होगा। हमसे जुड़ने का विभिन्न माध्यम है, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमें जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ www.uktis.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, एग्जाम से संबंधित कोई भी समस्या हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जो भी आपका कन्फ्यूजन की स्थिति है उसे सॉल्व किया जा सके। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो इतना आप लोगों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में, जहां पर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर सभी चीज़ों का टेस्ट मॉड्यूल आप लोग देते हुए अपने जो भी आपकी तैयारी की रणनीति उसको आकलन कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। तो इससे बढ़ने से पहले देखिए 67 बीपीएससी पीटी के संदर्भ में क्या है। तो ये इसका फी मात्र 199 रखा गया, जिसमें आप लोगों को टोटल 21 टेस्ट है, फ्री टेस्ट 1 है, 7 सब्जेक्टिव है, टोटल 13 टेस्ट है। तो जिसमें से आप लोगों को बहुत से टेस्ट हो चुके हैं। जो अभी तक इनरोल नहीं हुए इनरोल हो जाइए। उससे पहले आप लोगों को ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है उपलब्ध है, इसीलिए दोनों माध्यम के अभ्यर्थी बेहिचक ले सकते हैं। साथ ही इसका मेन शेड्यूल भी चल रहा है, जिसमें आप लोगों को GS1 GS2 का 100 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा विथ सॉल्यूशन विथ की पॉइंट। और जो भी गाइडलाइंस हमारे कोर मेंबर के द्वारा है, जो सेलेक्टिव हो चुके हैं, उनके द्वारा भी आप लोगों को गाइडलाइंस कराया जाएगा, जिसका मात्र फी 1500 है। 1500 मात्र फी रखा गया है और यह 100 प्रश्नों का अभ्यास लगातार कराया जा रहा है। जो भी अभी तक अभ्यर्थी नहीं हुए ऑप्शनल पेपर के भी लोग जुड़ सकते हैं, जिनका फी मात्र 1000 है और इस पर भी 100 प्रश्नों को आप लोगों का अभ्यास कराया जाएगा विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ ही। तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं, दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करिए। और उसके बाद जो भी चीज़ें यूपीएससी की भी शेड्यूल चल रही है, तो आप लोग यूपीएससी को भी आप लोग, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी लोग जान रहे हैं। तो शेड्यूल इसमें टोटल टेस्ट 41 है। तो जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट है आप लोग देख सकते हैं, मात्र फी 1500 रखा गया है। तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे, पहले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है पहला प्रश्न?
बहुत से अभ्यर्थियों ने हिंदी इंग्लिश अलग अलग पीडीएफ मांगा था, उनका इन्हीं बातों को ध्यान में रख के अलग अलग पीडीएफ कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। चलिए पहले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, आयुष्मान भारत। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो भी दिया गया है इनफ है एक्सप्लेनेशन। इतना अगर आप लोग कर लेते एक्सप्लेनेशन को ही तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉपिक में उतनी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम का पीटी क्लियर करा दे, क्योंकि पीटी क्लियर करना है, ऊपर विद्वता कायम नहीं करना है, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन न रखें। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी करने की होगी मैं आप लोग वीडियो में ही बता दूंगा, इसको इस सेगमेंट को देख लीजिएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना जो योजना है, जो सेहत के नाम से है, शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? या तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है सेहत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका क्या है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें क्या है? इसमें सही उत्तर आपको होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है। तो आप लोग चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। एक्सप्लेनेशन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा किसके माध्यम से, डायरेक्ट हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है, किस माध्यम से, प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि कोविड के दौरान सभी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंस से के जरिए हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत जो का शुभारंभ किया गया, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज करना है। तो यहाँ पर कभी किसके लिए? सभी निवासियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में है उनके लिए क्या करना? स्वास्थ्य बीमा योजना। यह आयुष्मान भारत योजना उसी का एक रूप है, वहाँ पर इसको नेक्स्ट फॉर्मेट पर चलाया जा रहा है, जब विस्तारकरण किया गया है। इसमें वर्तमान राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। तो राज्यपाल भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल से भी प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर कब अलग हुआ ये भी आप लोग को इस पर ध्यान रखना है कि प्रश्न यहाँ से पूछा गया, हालांकि फिर भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं आप लोग को किसी न किसी एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। तो ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के तहत 370 के कुछ उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया। हालांकि 370 की पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया, उसमें कुछ अनुच्छेद अभी भी शेष है, पर उन अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया जो विशेष दर्जा से संबंधित थे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल सहित और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के बिना नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ मेन ऑफ फैक्ट ये है, आप लोगों को ध्यान रखना है किस तारीख को 5 अगस्त 2019 को बिल पास हो गया जिसमें समाप्त कर दिया गया था, पर लागू कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। और किस विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश जो था जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ थे, जैसे जम्मू कश्मीर का जैसे दिल्ली का स्टेटस है विधानसभा के सहित। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त, दिल्ली के अतिरिक्त और किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए ताकि आपका जो भी तैयारी और बेहतर और हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या भारत का प्रथम टेस्टेड तिहान सिस्टम किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए IIT हैदराबाद, IIT चेन्नई, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर आपको IIT हैदराबाद से किया गया है। इसलिए मैं PDF इस प्रकार का नहीं देना चाहता था, क्योंकि देखते हैं PDF जब होता है आपको एक सेगमेंट में देते थे हिंदी इंग्लिश, तो एक फॉर्मेट आप लोग को बॉक्स में आता था तो बेहतर तरीके से आप लोग को हो जाए। पर फिर भी चलिए आप लोग ही कोऑपरेट कीजिएगा कि PDF कैसे इस तरह होता है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका उत्तर क्या है? हैदराबाद। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं प्रश्न में आप लोग कहीं से पूछा जा सकता है। IIT अहमदाबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, तो किस प्रकार का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, भारत का प्रथम टेस्टेड तिहान सिस्टम का हैदराबाद में नींव रखी। यह परियोजना है, एक सेटअप तैयार किया गया है। यह इस प्रकार से कार्य करेगा, किससे? नेविगेशन सिस्टम से। नेविगेशन जैसे गूगल प्ले है, गूगल प्ले करते हैं, जैसे आप लोगों को मैप यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं। भारत का इस प्रकार का नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए।
जिस तरह आप लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं, तो भारत का भी एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया है कुछ वर्ष पहले। उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिहार और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर फिजिकल सिस्टम, आप लोग याद रखिएगा, इसे मिशन के तहत ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम डेटा संग्रह प्रणाली को यह डेवलप किया है। नवाचार का एक नवीन केंद्र स्थापित किया है, जिसमें 135 करोड़ की IIT हैदराबाद को मंजूरी दी गई है। इसकी लागत कितनी है? 135 करोड़ रुपया। और यह कहाँ किया गया है? साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत, मिशन के तहत कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपको है, निम्नलिखित में से कितने लागत या रुपये में से कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को मंजूरी प्रदान की गई है? पाइपलाइन चलाया जा रहा है, योजना पाइपलाइन। तो पाइपलाइन से आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो इस पाइपलाइन परियोजना को आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर एक होंगे, हालांकि इसका एक पार्ट कोची मंगलूर का यह प्रश्न पूछा गया है, पर पाइपलाइन योजना को आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो आया है उसमें बहुत सी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, जिसमें आप लोग को ऑप्शन क्या है? ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन आप लोगों को 3,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ इस योजना का, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 3,000 करोड़ की लागत से कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की योजना मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3,000 करोड़ की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी है? सबसे पहले 450 किलोमीटर याद रखना है। कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम वन नेशन, देखिए यहाँ पर बात मैंने किया था, वन नेशन वन गैस ग्रिड, इसे आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण कदम है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के आगामी जो होगी 5 से 6 वर्षों के दोगुना करने का है। यह भी आप लोग महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देख सकते हैं, पूछ सकता है। मौजूदा CNG स्टेशनों की संख्या 1500 से आपको 10,000 किया जाना है। तो लक्ष्य कितना बढ़ाना है? 10,000 तक बढ़ाना है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेनरी पासपोर्ट के बारे में बात की गई है, यह भी प्रश्न यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, डॉगी एक बोल रही है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। जल्द इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूँ। चलिए, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन ए 82, 83, 84, 85। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या है देख लेते हैं। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी होगा, 85 होगा, 85वां स्थान दिया गया है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 महत्वपूर्ण यह इंडेक्स होता है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। हेनरी एंड पार्टनर्स द्वारा हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यह आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है या दिया जाता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनरी पासपोर्ट न्यूनतम जो आंकड़े हैं, न्यूनतम आंकड़े के अनुसार जो पासपोर्ट सूचकांक वीज़ा फ्री 158 स्कोर दिया गया। 58 स्कोर के साथ भारत को 110 देशों में 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने देशों के साथ? 110 में। इस सूचकांक में सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक दुनिया के विश्व के सभी पावरफुल, तो जैसे 110 देशों की श्रेणी में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, इस रैंक से आप लोग को रैंकिंग से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न का है क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष इसे मनाए जाने की घोषणा की। इससे संबंधित बहुत सी चीज़ों को मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति का अभिभाषण जब बताया था, उसमें आप लोग इसके संबंध में जानकारी दी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले जो भी एग्जाम होंगे, वो BPSC हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो, यह प्रश्न जरूर देखने को आप लोग को मिलेगा। तो जैसे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन बी सी जो है 25 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा। क्यों? 23 जनवरी इस सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर इसे आप लोगों को इसके संबंध में आप लोगों को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की। किस मंत्रालय? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना चाहिए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है।
यहाँ पर सुभाष होगा, भाष यहाँ ईटर हो गया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी अदम्य भावना को राष्ट्र के प्रति आप लोगों को निस्वार्थ सेवा भाव सम्मान के अभिवादन के लिए मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की ख्याति क्या है इसे किसी भारतीय को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए तो कुछ बातें यहाँ पर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें उसे जरूर आप लोगों को जाननी चाहिए, क्यों यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कहाँ, उड़ीसा के कटक में हुआ। ग्राम भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, हो सके नहीं पूछे पर कटक जरूर कहीं ना कहीं पूछ सकता है, अब पूछा भी बहुत से एग्जाम में। अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र के पिता जो जानकी नाथ बोस से उनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, खिताब दिया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनके पिताजी, क्योंकि ये एक किसी पद पर कार्य करते थे उनके, तो उनको इस उपलब्धि के लिए राय बहादुर साहनी की उपाधि राय बहादुर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में ब्रिटिश सरकार के प्रतिष्ठित ICS जिसे अभी UPSC बोला जाता है, उसी तरह ISC का जब एग्जाम होता था ICS, तो इस परीक्षा में पास होने सुभाष चंद्र बोस ने यह नौकरी नहीं की। भारत लौट के चित्तरंजन दास को यह साथ जुड़ गया और उसे अपना क्या माना, अपना राजनीतिक गुरु माना। तो जैसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था, यह प्यार तुम्हारे इस किसी विवाद के क्रम में जब ये बात बोली गई थी, जब अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद यह गांधी जी के द्वारा बोला गया था, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल है। सुभाष तुम मेरे बिगड़ले बेटे हो, यानी नटखट्टी बेटे जिसको बोला जाता है लोकल भाषा में। तो इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। यह कथन जरूर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होती है कि गांधी जी का क्या सुभाष के प्रति क्या भाव था और सुभाष जी का किस प्रकार से अपना नेचर था उस दौरान, उसके संदर्भ में बातें कही गई थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, प्रश्न में कहीं कहीं पूछ सकता है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन का संचालन बोस के द्वारा किया गया था। इनके बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इनके संबंध में आप लोग को जानकारी रखनी चाहिए। इनका फुल सेगमेंट है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आप लोगों को जरूर देखने बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया है, देखिए एरर किसी का ऑप्शन चला गया है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग को। यहाँ नरेंद्र मोदी होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग ई कर लीजिएगा, इसे सही उत्तर ई होगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन ए भी लिखा गया है, इसी के लिए थोड़ा सा इस पर सॉरी, इसको एडिट कर लिया जाएगा और आप लोग ई इसे मानिएगा ऑप्शन सही में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भी हालिया उनको सोमनाथ मंदिर और ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। यह सोमनाथ जो मंदिर ट्रस्ट है, वे इस पद को संभालते हुए दूसरे पीएम है या प्रधानमंत्री के रूप में। इससे पहले मोरारजी देसाई के द्वारा इस पद की सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्षता की गई थी। तो इससे संबंधित तो 2-3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह कहाँ सोमनाथ मंदिर कहाँ है, इससे संबंधित ट्रस्ट के संबंध में, ये किस मंदिर से संबंधित ट्रस्ट है, ये भी आप लोग को प्रश्न मिले। इससे पूर्व कौन से प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता की है, तो ये आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। आप लोग इस ऑप्शन ए को ई कर लीजिएगा, ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। लॉन्च पैड योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ऑप्शन ई उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों को बाहर निकलते हैं बाल गृह से, उसके 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर लड़के और लड़कियों को लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की उनके लिए की गई है। इस योजना में राज्य के महिला विकास विभाग के द्वारा, किस विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश महिला और विकास जो बाल विकास विभाग है उनके द्वारा युवाओं को एक मंच प्रदान किया जाएगा।
इससे उद्देश्य है इसका, जिसमें वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो लॉन्च पैड क्या है, किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से, एमपी से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश के 2 सड़क परियोजनाओं को भारत सरकार के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, या आपको यह पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़कों की परियोजनाओं के लिए किससे आप लोगों को ऋण समझौता किया। न्यू डेवलपमेंट दे सकता है, आईएमएफ दे सकता है, वर्ल्ड बैंक दे सकता है, या एशियाई डेवलपमेंट के रूप में भी बहुत से बैंक है, ट्रस्ट है, उनके द्वारा भी नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखा जा सकता है। तो कितना मिलियन का है, 635 मिलियन, 639 मिलियन, 644 मिलियन, 650 मिलियन, या कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यह 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण समझौते की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए आप लोग को ऑप्शन एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रत्येक परियोजना की लागत 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह परियोजना सामाजिक आर्थिक केंद्र गतिशीलता कनेक्टिविटी को सुधार करेगी। इससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि यह महत्वपूर्ण आप लोगों को था इससे संबंधित। नेक्स्ट है, इसे आप लोग जरूर बेहतर तरीके से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो उद्घाटन किस राज्य में किया गया। शिल्प मेला जो हाल ही में आयोजित किया गया वो किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा, और इसमें कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यह यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा सा एरर, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस फॉर्मेट पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऑप्शन यहाँ चेंज इसका ऑप्शन आपको उड़ीसा होगा, ये ऑप्शन होगा। तो इसे भी आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे ठीक कर दूंगा बाद में आप लोगों को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर के वार्षिक तहसीली में राष्ट्रीय मेला का उद्घाटन। इस आयोजन में राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2019 के तहत 3 कारीगरों को सम्मानित किया, जिनके नाम क्रमशः दिलीप कुमार, दिव्य कुमार, ज्योति बोहरा और प्रियंका पात्रा थे। इससे ऑप्शन आप लोगों को चेंज कर लेना, उड़ीसा रहेगा। यहाँ पर उड़ीसा किया हुआ, उड़ीसा भी इसे माना जाता है, क्योंकि इसका नवीनतम नाम के रूप में आ गया है। नेक्स्ट है 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अभी नेक्स्ट सेगमेंट में आप लोग से हम बात करेंगे कि कहाँ पर और भी चेंजेस करनी होगी। एक दिन का सीएम बनने वाली बालिका निम्नलिखित में से कौन है। श्वेता भगत, अश्वनी गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी, या नीलम चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको सृष्टि गोस्वामी है। यह ऑप्शन बी के रूप में है, सृष्टि गोस्वामी। हरिद्वार की 19 वर्ष की छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस 1 दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनी। वह बीएस एग्रीकल्चर की छात्रा है। अभी हाल ही में शिवपुरी मध्य प्रदेश की जाह्नवी ने 1 दिन के लिए जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जो हाल ही में देखे हुए एक अल्पसंख्यक बच्ची को बनाया गया डीएम 1 दिन का, ये चर्चा में रही थी, ट्रेंड की थी। तो इसके भी आप लोग याद रखिए कौन, जाह्नवी के रूप में। चलिए नेक्स्ट जो भी सेगमेंट होगा आप लोग जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।